कहा जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन पिछले साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत हासिल हुई। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में यहाँ पर 43 सीटें, सबसे ज़्यादा सीटें जीती। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी 62 सीटों से 33 सीटों पर आ गई। कुल मिलाकर यहाँ पर एनडीए गठबंधन ने 36 सीटों पर जीत हासिल की और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तीसरी बार यहाँ पर एनडीए गठबंधन जो है वो सरकार बनाने में कामयाब हुआ। अब इस सबके बीच सबकी निगाहें 2027 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव का असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? आइए जानते हैं इसका सबसे सटीक विश्लेषण। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की। यहाँ पर कुल विधानसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों में से 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, तो 2 सीटें इनको हासिल हुई थी और बीएसपी यानी अन्य दलों को यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिली थी। तो इस बार अगर देखें 2024 के लोकसभा चुनाव पर अगर नज़र डालें तो ये सहारनपुर की जो लोकसभा सीट है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जीती है, काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीती है। और यहाँ पर इमरान मसूद जो है वो यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद हैं और एक अच्छी मार्जिन के साथ जीती है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शामली जिले की बात करें और ये कैराना लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अगर देखें तो इकरा चौधरी जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर काफ़ी अच्छे मार्जिन से उन्होंने भी यहाँ पर जीत हासिल की है। तो शामली की इन तीनों सीटों पर पिछली बार भी अगर 2022 के चुनाव पर नज़र डालें तो यहाँ पर तीनों सीटों पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो उस लिहाज से भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है वो प्लस पॉइंट यहाँ पर हासिल करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर अगर देखें यानी एसपी प्लस को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार अगर देखें तो यहाँ पर ये लोकसभा सीट कहीं ना कहीं अगर देखें तो समाजवादी पार्टी ने जीती है। हरेंद्र सिंह मलिक यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर देखें तो वो यहाँ से सांसद है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं बिजनौर ज़िले की। तो यहाँ पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर मुकाबला बीजेपी और यहाँ पर कहें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो वो कांटे की टक्कर रही, यानी 4-4 की बराबरी पर यहाँ पर मुकाबला रहा। लेकिन बिजनौर में इस बार देखें तो यहाँ पर ये सीट जो है वो रालोद के खाते में गई, यानी जयंत चौधरी की जो आरएलडी पार्टी है उनके खाते में ये सीट गई है। और यहाँ पर मुकाबला इस बार भी कांटे की टक्कर जो वो होती हुई नज़र आ रही है। इस तरीके के समीकरण फिलहाल इस बार भी यहाँ पर जो है वो बनने चाहिए। कुल मिला के अब आगे बात करते हैं मुरादाबाद की। तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं और इन 6 सीटों में देखिए पिछले बार भी ये लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और इस बार भी यहाँ पर रुचि बीरा ने समाजवादी पार्टी, ये आजम खान की बहुत करीबी मानी जाती है, तो इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। यहाँ पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर इस बार भी मुश्किल जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही है। पिछली बार की तरह ही कहीं ना कहीं फ़ायदा होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा है। इसके अलावा संभल की बात करें, संभल जिले में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा कुदरकी की भी बात कर लें तो कुदर की सीट देखें तो वो कहीं ना कहीं इस बार जो है उपचुनाव हुए तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लेकिन जब ये 2027 में चुनाव होंगे तो स्थितियाँ यहाँ पर जो वो अलग हो सकती हैं। फिलहाल यहाँ से अगर देखें तो ये समाजवादी पार्टी के खाते में लोकसभा 2024 में सीट जो है वो यहाँ पर गई है। तो ये जियाउर रहमान वर्ग जो डॉक्टर वर्ग के जो पोते हैं तो उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है। तो कांग्रेस यहाँ पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी यहाँ भी मजबूती से और एक तरीके से कहें तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं
अगले जिले की अगला जिला आता है रामपुर। रामपुर में अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और ये आजम खान का गढ़ माना जाता है। लेकिन पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सेंधमारी की, यानी 2 सीटें उनको हासिल हुई थी। लेकिन इस बार अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये सीट, और पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है वो जीत हासिल की थी लोकसभा चुनाव में, तो उसका सीधा फ़ायदा वहाँ पर मिला। लेकिन इस बार यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मुहिबुल्लाह नदवी जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है। तो रामपुर में भी ज़्यादा मुश्किलें कहीं ना कहीं जो है वो समाजवादी पार्टी को आसान रहेगा, और अगर कहें तो बीजेपी को यहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट हासिल हुई थी 2022 की विधानसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच यहाँ पर बराबरी पर मुकाबला रहा। लेकिन इस बार अगर देखें तो यहाँ पर दानिश अली जो है पिछले बार जो है वो यहाँ पर सांसद थे, लेकिन इस बार जो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर जीत हासिल की है, क्योंकि यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। बीएसपी का कैंडिडेट भी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर चुनाव लड़ा, उसके अलावा दानिश अली, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अहम है, क्या मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती हैं? अगर वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनती है तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चुनौती बन सकता है। इसके अलावा अगर मेरठ की बात करें, मेरठ में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर देखें तो इन 7 सीटों में से बीजेपी को 3 सीटें मिली, और यहाँ पर बात करते हैं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और बहुजन समाजवादी पार्टी को तो कुल लोकसभा सीट की, अगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट पर महज जीत हासिल हुई थी, वो भी ये कहें तो अपने दम पर एक तरीके से कहें यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से बीएसपी का जो ग्राफ घटा है वो काफ़ी जो है वो चिंता का विशेष यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और खासकर मायावती के लिए यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें मेरठ की सीट की अगर बात करें तो भारतीय जनता अरुण ग्रोवर ने यहाँ पर जीती, जो कि रामायण में राम का किरदार जो है वो निभा चुके हैं, उन्होंने जीती है। तो यहाँ पर मुकाबला काफ़ी फंसा हुआ और टाइट मुकाबला इस बार भी देखने की पूरी संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं बागपत जिले की। तो ये जो सीट है यहाँ पर अगर पिछले चुनाव की बात करें, इन 4 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिली। तो कुल मिला के ये जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुए हैं, यहाँ पर ये जैन चौधरी की पार्टी आरएलडी के खाते में गई और उन्होंने यहाँ पर जीत भी हासिल की है। तो यहाँ पर जो है बागपत में कहीं ना कहीं जो है वो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई अभी से यहाँ पर दिख रही है। इसके अलावा गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद में पिछले चुनाव 2022 में अगर देखें तो 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, और इस बार भी ये सीट क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ माना जाता है, अतुल गर्ग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखें तो उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में। तो इस बार गाजियाबाद में कहीं ना कहीं अगर देखें, और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था लोकसभा का, लेकिन इस बार जब आगामी 2027 में चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद में ज़्यादा जो है मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में 3 विधानसभा की सीटें और तीनों सीटों पर यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। इस बार भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हापुड़ में भी बीजेपी मजबूती के साथ इस बार भी लड़ती हुई नजर आ रही है। अब वहीं आगे बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की। तो अगर यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में 3 सीटें हैं और तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो गौतम बुद्ध नगर की यहाँ पर महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर लोकसभा सांसद बने हैं, तो इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा बुलंदशहर की बात करें, बुलंदशहर में की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी कहीं ना कहीं सतीश कुमार गौतम जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर लोकसभा सांसद बने हैं, तो यहाँ भी इतनी मुश्किलों का सामना नहीं है। इसके अलावा अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की बात करें, पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था, और इस बार भी अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में लोकसभा में ये सीट गई है। तो मुकाबला यहाँ पर भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ फिलहाल अभी से जाता हुआ नजर आ रहा है। आगे चुनाव में अभी समय है, आगे क्या परिस्थितियां बदलेंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा मथुरा की बात करें, मथुरा में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और इन 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था,
और हालांकि ये भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। हेमा मालिनी यहाँ पर लगातार तीसरी बार कहें तो 2024 तक अगर देखें तो लगातार तीसरी बार यहाँ पर हेमा मालिनी जो है वो लोकसभा चुनाव जीती हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा फिरोजाबाद की अगर 5 विधानसभा सीटों की बात करें, पिछले चुनाव में बीजेपी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। तो कुल मिला के फिरोजाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर अक्षय यादव जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर इन्होंने चुनाव जीता है लोकसभा चुनाव। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को प्लस पॉइंट यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम आगरा की बात करें तो कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। आगरा में इन सभी सीटों पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था और इस बार भी यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को कहीं ना कहीं फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर मुकाबला जो है वो बराबरी पर रहा था। यहाँ से अगर देखें इस बार डिम्पल यादव ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल की है। तो मैनपुरी में एक बार फिर से, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, उस लिहाज से भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो समाजवादी पार्टी मजबूती से 2027 का चुनाव जो है वो लड़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आगे बात करते हैं शाहजहाँपुर की। शाहजहाँपुर में कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा था। यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो अरुण कुमार इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो है वो सांसद बनी है। तो मुकाबला शाहजहाँपुर में भी कहीं ना कहीं फाइट देखने को मिल सकती है। वहीं इसके अलावा बरेली की बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे 9 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में अगर यहाँ पर देखें तो 7 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती 2022 के विधानसभा चुनाव में, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी को महज 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो कुल मिला के यहाँ पर पहले से ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो दबदबा था। यहाँ पर अगर देखें तो इस बार छत्रपाल सिंह गंगवार जो है वो यहाँ पर चुनाव जो है वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को प्लस पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके अलावा आगे अब बात करते हैं पीलीभीत जिले की। तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन चारों सीटों पर अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। इसके यहाँ पर अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करें 2024 के, तो यहाँ पर जितेंद्र प्रसाद जो कि कभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, उन्होंने ये यहाँ पर जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखें पीलीभीत में भी इस बार भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ यहाँ पर लड़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सीतापुर की बात करें, सीतापुर में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। 8 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इसके अलावा यहाँ पर बात करें समाजवादी पार्टी को यहाँ पर एसपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें सीतापुर ज़िले में तो इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट गई है और काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें तो मुकाबला कांटे की टक्कर का और फाइट हो सकती है, यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की बात करें तो कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन 8 सीटों पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सभी पर क्लीन स्वीप किया था। एसपी और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर इनका सभी का सुपड़ा साफ यहाँ पर हुआ था। इस बार जो है वो थोड़ी बहुत फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा मुद्दा हो सकती है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी और वहीं बीएसपी शून्य पर रही थी। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर बात करें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जीते हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आगे बात करते हैं हरदोई की। हरदोई में कुल 8 विधानसभा सीटें और इन सभी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जीत हासिल की थी। तो इस बार भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा उन्नाव की बात करें, उन्नाव एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और पिछले 2014 के विधानसभा चुनाव से यहाँ पर साक्षी महाराज बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार तीसरी बार वो यहाँ से सांसद बने हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
अब वहीं इसके अलावा अगले जिले की बात करें, अगला जिला है रायबरेली। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में अगर 2022 के विधानसभा चुनाव पर नज़र डालें तो बीजेपी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर जीत मिली थी। तो कुल मिला के बीएसपी यहाँ पर शून्य पर रही थी। अब इस बार अगर देखें, ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता है और उपचुनाव जो यहाँ पर हुए थे लोकसभा के, कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी ने अच्छे खासे मार्जिन से जीत हासिल की है। तो यहाँ पर जो वो रायबरेली में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को प्लस पॉइंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी बढ़त मिलने के आसार है। वहीं अमेठी की बात करें, अमेठी में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर पिछले बार भी चुनाव जो वो बराबरी पर रहा, यानी 2-2 की बराबरी पर समाजवादी पार्टी को भी 2 सीटें मिली, इसके अलावा बीजेपी को भी यहाँ पर 2 सीटें मिली। लेकिन इस बार अमेठी में एक नया कमाल हुआ, किशोरी लाल ने यहाँ पर स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं जो वो हराया है, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से किशोरी लाल ने यहाँ पर अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल की है। तो उसका फ़ायदा, और ये कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बढ़त का अनुमान है यहाँ पर। इसके अलावा सुल्तानपुर की बात करें तो कुल यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें, बीजेपी ने यहाँ पर 4 सीटें जीती और वहीं एसपी प्लस को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हुई। तो कुल मिला के इस बार अगर देखें तो सुल्तानपुर में यहाँ पर राम भुआल निषाद ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत हासिल की है। उस लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का दबदबा जो है वो यहाँ पर कायम होता हुआ इस बार जो है वो कहीं ना कहीं बढ़त के आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं बाराबंकी जिले की, तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल की, इसके अलावा समाजवादी पार्टी को भी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार अगर देखें तो ये सीट लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खाते में गई और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर तनुज पूनिया जो है यहाँ पर अच्छे खासे मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल की। लगभग 7 लाख से ज़्यादा उनको यहाँ पर वोट मिले। वहीं यहाँ पर बात करें भारतीय जनता पार्टी को कुल लोकसभा चुनाव में 5 लाख से कुछ ज़्यादा वोट मिले, तो काफ़ी अच्छा मार्जिन रहा यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के लिए। तो उस लिहाज से बाराबंकी में इस बार जो बीजेपी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को पिछले चुनाव में 3 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली। हालांकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जरूर यहाँ पर जीत हासिल की। उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो वो सत्ताधारी पार्टी होती है उसको ज़्यादा फायदा होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने यानी फैजाबाद अयोध्या की बात करें तो एक तरीके से कहें तो ये नाक की लड़ाई बन गई थी और काफ़ी अवधेश प्रसाद ने यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वो जीत हासिल की। लेकिन इस बार जो है वो मुकाबला काफ़ी तगड़ा होने की यहाँ पर संभावना है। इसके अलावा अंबेडकर नगर की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें और 5 यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से गई। 5 सीटें अगर देखें तो समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर गई थी। लेकिन इस बार भी अगर देखें तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने ये सीट जो है वो अंबेडकर की नगर की जीती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन सभी सीटों पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का जो है वो पलड़ा भारी जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं और इन चारों सीटों पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। अब वहीं इसके अलावा कन्नौज जिले की बात करें तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। ये 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। यहाँ पर अगर इस बार देखें तो अखिलेश यादव ने खुद यहाँ पर मोर्चा संभाला है और ये समाजवादी पार्टी का गढ़ भी माना जाता है और अच्छे मार्जिन से लोकसभा से चुनकर गए हैं यहाँ पर अखिलेश यादव। तो यहाँ पर इस बार जो है वो काफ़ी, और पिछले चुनाव में यहाँ पर डिम्पल यादव को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो है वो समाजवादी पार्टी का कन्नौज में खुशबुओं का शहर कहा जाता है। इस बार जो है वो कहीं ना कहीं खुशबू अखिलेश यादव के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। अब वहीं इटावा की बात करें, इटावा में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं। 1 सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई, वहीं 2 सीटों पर यहाँ पर देखें तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा और यानी समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें गई थी। इस बार ये सीट, क्योंकि ये अगर एक तरीके से देखें तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर कांटे की टक्कर रही है और उस लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी ने हालांकि यहाँ पर जीत हासिल की है। तो मुकाबला कहीं ना कहीं इटावा में भी इस बार भी जो वो कांटे की टक्कर होने की संभावना है। वहीं आगे बात करते हैं कानपुर देहात की।
तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन चारों सीटों पर देखें तो बीजेपी को यहाँ पर चारों सीटों पर जीत हासिल हुई थी। अब वहीं इसके अलावा कानपुर नगर की बात करें तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल की। और वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर दबदबा यहाँ पर जरूर जो वो नज़र आ रहा है। और अभी उपचुनाव हुए हैं, तो इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं जो इरफान सोलंकी उनकी पत्नी ने यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरीके से क्या होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा औरैया जिले की बात करें तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, और इन 3 सीटों पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की, वहीं एसपी को यहाँ पर प्लस को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई। इसके अलावा आगे बात करते हैं झांसी की। झांसी में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, और इन चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। और इस बार भी अगर देखें तो झांसी में कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी पिछले चुनाव के मुकाबले ही कहीं ना कहीं हूबहू वैसे ही समीकरण यहाँ पर इस बार भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ललितपुर की, क्योंकि लोकसभा सीट की बात करें झांसी की, तो वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। अनुराग शर्मा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद बने हैं। वहीं ललितपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 2 विधानसभा की सीटें, और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं जालौन की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो तीनों सीटों पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन एनडीए के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। वहीं आगे बात करते हैं हमीरपुर की, तो कुल यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें, और दोनों सीटें बीजेपी ने यहाँ पर जीती। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में ये अजेंद्र सिंह लोधी यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद बने हैं। उस लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं हमीरपुर की इन दोनों सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं महुआ की अगर 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो दोनों सीटों पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो है वो बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। अब वहीं आगे बात करते हैं बांदा की। बांदा में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, 3 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की, और एसपी को महज 1 सीट पर जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार अगर देखें तो काफ़ी अच्छे खासे मार्जिन से समाजवादी पार्टी ने ये सीट जीती है। तो उस लिहाज से देखें तो बांदा में कहीं ना कहीं जो वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बढ़त का अनुमान है। वहीं इसके अलावा आगे बात करते हैं फतेहपुर की, तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर फतेहपुर में जो जीत हासिल की है। लोकसभा चुनाव में यहाँ पर नरेशोत्तम पटेल जो वो समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद बने हैं, तो उस लिहाज से फतेहपुर में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बढ़त का अनुमान है। वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ में कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में से देखें तो बीजेपी को 2 सीटों की बढ़त हासिल हुई थी। वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त हासिल हुई। इसके अलावा यहाँ पे बात करें अन्य के खाते में यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस बार यहाँ पर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों की बात करें, 1 सीट पर यहाँ पर बीजेपी के बढ़त मतलब बीजेपी को 1 सीट पर बढ़त मिली। वहीं एसपी को भी यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिली। तो कुल मिला के अगर देखें तो मुकाबला यहाँ पर भी बराबरी पर जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी में कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, और इन तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप किया था समाजवादी पार्टी ने। और इस बार भी कौशाम्बी में क्योंकि लोकसभा सीट जो है वो यहाँ पर पुष्पेंद्र सरोज जो वो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पे सांसद बने हैं, तो उस लिहाज से समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब वहीं इसके अलावा प्रयागराज की बात करें तो 12 विधानसभा की सीटें हैं। इस बार महाकुंभ में कहीं ना कहीं एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की है। अब 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा? जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ की बात करें यानी इलाहाबाद प्रयागराज की बात करें तो इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ये सीट जो वो जीती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यहाँ पर फ़ायदा होने की संभावना है। हालांकि प्रयागराज के होने से कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके अलावा बहराइच की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं, 5 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। वहीं एसपी प्लस को यहाँ पर 2 सीटें पर जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार अगर देखें
तो यहाँ पर बहराइच की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार भी गई है, तो उस लिहाज से मुकाबला यहाँ पर भी तगड़ा हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी भी जो मुद्दा बन सकती है। इसके अलावा अब आगे बात करते हैं श्रीवस्ती की, तो कुल मिला के यहाँ पर जो 2 विधानसभा की सीटें एक की बराबरी पर रहा, लेकिन श्रीवस्ती की अगर लोकसभा सीट की बात करें तो राम श्रोमणी वर्मा यहाँ से जीते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी को प्लस पॉइंट है। वहीं बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर में 4 विधानसभा की सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं एसपी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हुई। तो कुल मिला के अब इसके अलावा गोंडा की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 सीटों पर अगर देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। इस बार भी क्योंकि लोकसभा सीट की बात करें तो कीर्तिवर्धन सिंह ने ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव में जीती है, तो सीधा फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, तो कुल यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 3 सीटों पर बढ़त हासिल हुई, वहीं मतलब एक तरीके से कहें तो जीत हासिल हुई। वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई और बहुजन समाजवादी पार्टी अन्य के खाते में यहाँ पर कोई भी सीट नहीं गई थी। लेकिन इस बार अगर देखें तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थनगर में मुकाबला जो है वो काफ़ी क्लोज यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आगे बात करते हैं संत कबीर नगर की, तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं और इन तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जीत हासिल की 2022 के विधानसभा चुनाव में। वहीं बस्ती की बात करें तो कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं और बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हुई। और वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन इस बार बस्ती में जो है वो राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी की तरफ से काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पर जो चुनाव जीता है लोकसभा का, तो उस लिहाज से बस्ती में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब वहीं आगे बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर एक तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था और इस बार अगर देखें तो कहीं ना कहीं गोरखपुर में रविंद्र किशन शुक्ला जो है वो कहीं ना कहीं मैदान में है। रवि किशन जो कि एक्टर हैं, भोजपुरी एक्टर हैं, उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से तो नहीं कह सकते लेकिन बराबरी का कुल मिला के काफ़ी पेचीदा इस बार का जो है वो चुनाव रहा था यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर पिछले चुनाव के मुकाबले देखें तो इस बार जो वो कहीं ना कहीं गोरखपुर में थोड़ी सी फाइट देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग जोन में इस बार भी गोरखपुर में नजर आ सकती है। वहीं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था। इस बार भी हुबहू वैसे ही समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महाराजगंज की बात करें, महाराजगंज में 5 सीटें हैं और इन 5 सीटों पर पिछले चुनाव में अगर देखें तो 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। वहीं 1 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में गई थी और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिली थी। लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं महाराजगंज में ये सीट भी जो है वो पंकज चौधरी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने जीत हासिल की है। उस लिहाज से अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये सीट जो इन सीटों पर 5 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी के एनडीए को बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं देवरिया की। देवरिया में कुल जो है वो 7 विधानसभा की सीटें हैं और इन 7 सीटों पर बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, यानी एनडीए को सभी सीटों पर क्लीन स्वीप किया था एनडीए ने यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार भी वैसे ही समीकरण थोड़ी बहुत फाइट देखने को मिल सकती है। देवरिया की इन 7 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग जोन में नजर आ रही है। अब वहीं इसके अलावा आजमगढ़ की बात करें तो कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी और खासकर समाजवादी पार्टी के खाते में सभी ये 10 सीटें गई, यानी क्लीन स्वीप किया था यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने। तो अब इस बार अगर देखें तो धर्मेंद्र यादव जो है वो यहाँ पर जो इस बार सांसद बने हैं और काफ़ी अच्छे मार्जिन से उन्होंने जो वो निरहुआ को यहाँ पर हराया है, क्योंकि पिछले चुनाव में उपचुनाव जब हुए थे तो निरहुआ ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने, जो कि बदायूं से पहले सांसद थे, उन्होंने यहाँ पर अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की है। तो फिलहाल आजमगढ़ एक तरीके से समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहाँ पर कोई भी मुश्किल जो है वो होती हुई नजर नहीं आती। अब वहीं इसके अलावा मऊ की बात करें, मऊ में कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई 2027 में। वहीं 3 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी।
अब कुल मिला के इस बार भी जो है वो मऊ में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की बढ़त का अनुमान है। वहीं आगे बात करते हैं बलिया जिले की, तो कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं। इन 7 सीटों में देखें तो बीजेपी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 4 सीटों पर बढ़त हासिल हुई, वहीं 1 सीट पर यहाँ पर अन्य के खाते में गई थी। लेकिन इस बार अगर देखें तो बलिया की इन 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट गई है। सनातन पांडे यहाँ पर जीत हासिल की है। काफ़ी क्लोज फाइट यहाँ पर रही थी, तो बलिया में इस बार मुकाबला फाइट देखने को मिल सकती है, यानी कांटे की टक्कर। इसके अलावा जौनपुर की बात करें तो कुल यहाँ पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। बीजेपी को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई, वहीं समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन इस बार देखें 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर जौनपुर की सीट समाजवादी पार्टी ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीती है। उस लिहाज से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी को प्लस पॉइंट है। गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर एक तरीके से यहाँ पर कहें तो समाजवादी पार्टी ने इन 7 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने क्लीन स्वीप किया था। और अगर गाजीपुर की बात करें तो अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी का एक गढ़ माना जाता है, और यहाँ पर अफजाल अंसारी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी अच्छे मार्जिन से ये सीट जीती है। तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर गाजीपुर की इन 7 सीटों पर अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बात करते हैं चंदौली की। चंदौली में अगर देखें तो यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें, बीजेपी को पिछले चुनाव में 3 सीटों पर जीत हासिल हुई और समाजवादी पार्टी को महज 1 सीट मिली। लेकिन इस बार वीरेंद्र सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पर काफ़ी क्लोज फाइट रही है। तो मुकाबला अगर चंदौली में देखें तो वीरेंद्र सिंह यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद बने हैं, तो मुकाबला काफ़ी कांटे की टक्कर का यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वाराणसी की बात करें, वाराणसी में कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं और इन सभी 8 सीटों पर यहाँ पर अगर देखें तो क्लीन स्वीप किया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। अगर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की जो वो लोकप्रियता यहाँ पर घटी है, और यहाँ पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद यहाँ से तीसरी बार जीते हैं। और जिस तरीके से अजय राय ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने काफ़ी कड़ी टक्कर दी, 15 राउंड तक वो उनको पीछे रखा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1-2 सीट पर अगर कहें तो इंडिया गठबंधन को बढ़त का अनुमान है। वहीं भदोही की बात करें तो कुल 3 विधानसभा की सीटें हैं, 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी पिछले चुनाव में। वहीं अगर बात करें एसपी को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार तो यहाँ पर अगर देखें इस बार भी कहीं ना कहीं भदोही में देखें तो तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी के यहाँ पर बढ़त का अनुमान है। वहीं इसके अलावा अब आगे बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर में अगर देखें तो यहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 सीटों पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के चुनाव में क्लीन स्वीप किया था। और ये सीट जो वो अनुप्रिया पटेल जो है वो एडीएस जो पार्टी है उनकी, उसके खाते में, ईडी के खाते में ये गई थी। अनुप्रिया पटेल जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्लोज फाइट यहाँ पर रही है। तो कहीं ना कहीं मिर्ज़ापुर में भी अगर देखें तो इस बार जो 1-2 सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। वहीं सोनभद्र की अगर 4 विधानसभा सीटों की बात करें, बीजेपी ने 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। इसके अलावा शाहजहाँपुर की बात करें, शाहजहाँपुर में भी यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर बढ़त जो मिली थी। तो कुल मिला के इस बार जो देखें तो इन सोनभद्र में और शाहजहाँपुर में मुकाबला फाइट का हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब वहीं इसके अलावा बदायूं जिले की बात करें तो कुल 6 विधानसभा की सीटें हैं। इन 6 सीटों में से 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 सीटें जीती, तो वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर संघमित्रा मौर्य जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। धर्मेंद्र को 2 बार के जो सांसद थे उनको हराया था, और संघमित्रा मौर्य जो है वो स्वामी प्रसाद की बेटी हैं। तो लेकिन उनका टिकट कटा और उन्होंने जो है वो यहाँ पर देखें तो दुर्विजय सिंह साग को टिकट दिया। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी उनको हराने में कहीं ना कहीं जो वो कामयाब हो गई। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने यहाँ पर अच्छे खासे मार्जिन से उनको हराया। तो कहीं ना कहीं ये, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ भी माना जाता है। तो उस लिहाज से बदायूं में कहीं ना कहीं अगर देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अब वहीं अब कुल मिला के सभी सीटों पर अगर देखें तो अगर 403 सीटों में से 273 पूरे एनडीए को यहाँ पर सीटें मिली, 125 यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर जीती। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटें मिली। वहीं 1 सीट पर इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद और काफ़ी 20% से ज़्यादा दलित वोट और इसके अलावा जो कोर वोट है वो उतना होने के बावजूद यहाँ पर महज बहुजन समाजवादी पार्टी मायावती की महज 1 सीट पर सिमट गई थी। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर देखें तो
मुकाबला अब इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या समीकरण बनेंगे, ये अपने आप में अहम है। हालांकि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का बनना ये एक मुद्दा नहीं रहा, जो लोकसभा चुनाव है या प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा, ये भी काफ़ी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी एक बड़ा विज्ञापन के तौर पे यहाँ पर प्रस्तुत किया। अब इसका कितना फ़ायदा होगा, अब किस तरीके से, अब सबसे अहम सवाल ये है, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन के अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। अभी ऐसा संभव होगा? अभी चुनाव 2027 में होंगे, अभी काफ़ी समय है। उससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 2025 में अक्टूबर नवंबर में होने की संभावना है, उस पर भी थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बैकअप किया है, क्या वैसा कर पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए।